हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो थोड़ा वीडियो बनाने में क्या वैसे बनाने में भी लेट हो गया, और उसके अलावा थोड़ा सा अपलोडिंग टाइम भी शायद लेट हो जाए, क्योंकि जो टेक्नीशियन है वो भाई छुट्टी पर थे, इसलिए वीडियो अपलोड होने में भी लेट हो गया है। जैसे कि आप सभी का कल एग्ज़ाम है, तो सभी को सबसे पहले भाई एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें लगभग आपने पढ़ चुकी है, तो अभी जो है हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता देते हैं। जो भी आपके पीवाईक्यू देखो, भाई लगभग लगभग सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही आएंगे, लगभग 90% क्वेश्चन। तो लगभग 6 साल के हम पीवाईक्यू देख लेते हैं, जितने भी हमारे बिहार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, और उन्हीं से भाई मिलता जुलता हमारा पेपर होगा। उसी में से 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन तक वहीं से आएंगे। ठीक है, 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो घुमा दिए जाते हैं, तो उतना आप लोग के भाई समझदारी है ही है कि घुमाए हुए क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है। आप लोग इतनी पढ़ाई कर ही चुके हो, तो अभी ये जो एक तरह से कह सकते हो फास्ट ट्रैक रिवीजन ही है। आप एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ठीक है, आपको लगता हो कि इनमें से आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भाई एग्जाम कल है, तो लगभग लगभग आपने सारी चीज़ें पढ़ ही ली होंगी। जो भी चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे, जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उनको आप ध्यान से देखिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन कल के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ है, जो हमने तैयार नहीं किया हुआ है, तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे। अभी आपके पास समय है, तो उसको एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन के बारे में देखते चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सक्रियण ऊर्जा क्या है, और सक्रियण ऊर्जा और दर स्थिरांक में संबंध क्या होता है। तो आपको पता है कि किसी भी अभिकारक को के लिए आवश्यक वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उसकी ऊर्जा को देहली ऊर्जा तल तक ले जाने का कार्य करती है, वही सक्रियण ऊर्जा होती है। और सक्रियण ऊर्जा और दर स्थिरांक में संबंध किसने बताया था, इसे बताया था आर्रहीनियस ने, जो कि क्या होता है, K = AE⁻⁻ E/RT, ये होता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, तो हमारी CSCl की संरचना के बारे में पूछा है। तो CSCl की संरचना BCC होती है, मतलब काय केंद्रित घनीय संरचना होती है, जिसमें CS+ या Cl- दोनों में से कोई भी केंद्र पर, और दोनों में से कोई एक केंद्र पर, और कोई एक क्या होता है, किनारों पर उपस्थित होता है, सॉरी कोनों पर उपस्थित होता है। प्रत्येक आयन की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और पूरे क्रिस्टल में एक CS+ आयन होता है और एक Cl- आयन भी होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। तो CSCl की संरचना, इसी तरह से आप इसके अलावा NaCl की संरचना, KCl की संरचना, CaF2 की संरचना और Na2O, ये इंपॉर्टेंट संरचना है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्रिस्टल संरचना के बारे में देख लेंगे, ये वो इंपॉर्टेंट है जो आप देख सकते हैं। फिर अगला आपका मोलरता और मोललता में अंतर पूछा है। तो मोलरता क्या होती है, मोलरता द्रव्यमान बटे आयतन राशि होती है, जबकि मोललता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान राशि होती है। मोलरता में विलयन के एक मोल में विलय के मोल गिने जाते हैं या काउंट किए जाते हैं, जबकि मोललता में विलायक के 1 किलोग्राम में विलय के मोल क्या किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होगा। फिर अगला वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम, ये शॉर्ट में भी आता है, ये लॉन्ग में भी आता है। ठीक है, लॉन्ग जो होते हैं उनमें भी आता है। तो ये क्या है, राउल्ट का नियम, ये आपको पता है कि किसी भी विलयन में मिलाया गया जो अवाष्पशील विलेय होता है, उसका मूल प्रभाव वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। मतलब P0 - PS/P0 जो होता है वो विलेय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। यही राउल्ट का वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन संबंधी नियम होता है। एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल एकदम आपके जो बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो एकदम लल्लू टाइप से बिल्कुल हल्के हल्के पूछे जाते हैं, तो उनके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। आइए सबसे पहला देखते हैं। जैसे कह रहा है, यदि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर चीनी के विलयन का परासरण दाब इतना है, तो विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो भाई पाई बराबर SCT लगा दो। पाई दिया है 2.46, एस आपको पता है 0.0821, सी आपको निकालना है, टी आपका कितना होता है भाई 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। तो यहाँ से सी बराबर क्या आ जाएगा, 2.46 बटे 300 गुणे 0.0821। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया, मिल गया आपको नंबर। फिर कह रहा है LiCl और KCl में किसमें आयनिक गुण अधिक होता है। तो भाई जिस आयन, भाई आयनिक गुण का मतलब क्या, धातु की धनात्मकता ज्यादा हो, अधातु की ऋणात्मकता ज्यादा हो। इन दोनों में देखोगे तो इन दोनों में अधातु तो समान है, मतलब ऋणायन समान है। अब जिस धनायन की धनात्मकता अधिक होगी उसका आयनिक गुण अधिक होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
विद्युत धनात्मकता बढ़ती है मतलब धात्विक गुण बढ़ता है। KCl का धात्विक गुण अधिक है, LiCl का कम है। तो LiCl और KCl की बात करेंगे तो KCl ज्यादा आयनिक होगा LiCl की तुलना में। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का धात्विक गुण लिथियम प्लस आयन के धात्विक गुण की तुलना में अधिक है, इसलिए KCl अधिक आयनिक होगा, LiCl अधिक सहसंयोजक होगा। अगला क्या कहता है? कहता है कॉपर सल्फेट के विलयन से इतने कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितने मोल कॉपर जमा होंगे या कितने मोल कॉपर प्राप्त होंगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में Cu2+ आयन क्या है भाई? Cu2+ आयन है और सल्फेट आयन है। तो इस Cu2+ आयन को क्या होने के लिए, जमा होने के लिए धातु के रूप में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। तो जब हम इस विलयन में 2 फैराडे धारा प्रवाहित करेंगे तो मिलेगा 63 या हम कहते हैं 1 मोल कॉपर। कितना मिलेगा? 1 मोल कॉपर। 2 फैराडे का मतलब होता है 96,500 गुणे 2, इतना प्रवाहित करने पर 1 मोल मिलेगा। तो एक बात बताओ, 1 कूलाम प्रवाहित करने पर कितना मिलेगा? 1/96,500 गुणे 2। तो ये बताओ इतने कूलाम प्रवाहित करने पर कितना मिलेगा? 24,125 कूलाम पे मिलेगा। इसका गुणा कर दो, 24,125/96,500 गुणे 2। इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। भाई आप देख सकते हो 2 फैराडे मतलब उतने कूलाम पे 1 मोल मिलता है, तो इतने कूलाम पे इतने मोल मिलेगा। सिंपल सा आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर अगला कहता है क्वेश्चन कि एक अभिक्रिया A + B से उत्पाद बन रहा है का दर नियम दिया है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। भाई सांद्रता पद की घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि होगी, 4/2 अभिक्रिया कोटि आ जाएगी, तो यही आपका आंसर हो गया। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है। अगला कहता है टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव आपको पता है कि जब किसी भी कोलाइडी विलयन से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश कणों का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे प्रकाश का पथ क्या हो जाता है? दिखाई देने लगता है। इस प्रभाव को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। और जो प्रकाश का पथ होता है वो शंक्वाकार होता है, जिसे हम टिंडल शंकु कहते हैं। इसके बारे में भी आप क्या करते हो भाई? जानते ही हो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बड़े प्यार से देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है कैसे परिवर्तन होगा ऑर्गेनिक का एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्लास में रिएक्शन बताइए, ये एथिल एल्कोहल हो गया और एथिल एमीन से एथिल एमीन बनाना है NH2 से। भाई किससे करा दो? NH3 अमोनिया से क्रिया करा दो। किसकी उपस्थिति में? निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या हो जाता है? ये H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 NH2। बोलो ये बन नहीं गई क्या? ये क्या बन गई? एथिल एल्कोहल से बन गया एथिल एमीन, पहला कन्वर्जन हो गया। अगला क्या कहता है? एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल, ये भी आपको बताया है भाई। एथिल एमीन CH3 CH2 NH2 ले लो, इसकी रिएक्शन करा दो HONO से। किससे करा दो भाई? HONO से करा दो, है ना। तो HONO से कराओगे तो क्या होगा? यहाँ से HONO मतलब HNO2 जो हमारा नाइट्रस अम्ल है, ONOH यही है, ONOH यही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? N2 निकल जाएगा, ये OH जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा CH3 CH2 OH प्लस N2 निकल गई प्लस H2O निकल गया। बोलो क्या बन गया? एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है ये आपके दोनों लॉन्ग के हैं। क्या है भाई? लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क, जैसे आपका कोरंडम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बॉक्साइड हो गया, ये सब एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। और इसके अयस्क से प्राप्त करने के सिद्धांत बताए, जो आपका हॉल हेराल्ड प्रोसेस था, है ना। तो इसके बारे में हमने आपको क्लासरूम में बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर से पढ़ लेंगे लॉन्ग के लिए। इसी तरह लोहे के 2 प्रमुख अयस्क लिखिए, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ये सब लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। और लोहे से अयस्क को निष्कर्षित करने के लिए रासायनिक समीकरण, ये भी आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आप जरूर से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो ये भाई हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, ये आप से पढ़ लेंगे क्योंकि अभी हम अगर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप भी कहोगे कि सर एग्जाम के एक दिन पहले 4 घंटे की वीडियो हम देखेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब। इसलिए हम आपको क्वेश्चंस का एक आइडिया दे रहे हैं, क्या क्या आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन चीजों को आप अभी देख लीजिए। 1 घंटे जो भी लगेगा, आप फिर उसके बाद इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये दोनों हमारे ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? लॉन्ग हो जाएंगे। फिर ये हमारा पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन आता है कि कॉपर और लोहे की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा क्या बनेगा। इसके बारे में उन्हें बताया कि भाई आपको ये भी लॉन्ग में पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कॉपर की अभिक्रिया तनु HNO3 से कराओगे, 20% से 50% से कराओगे, है ना। उसके बाद सांद्र और गर्म से कराओगे। उसी तरह लोहे की अभिक्रिया भी अलग अलग परिस्थितियों में कराओगे, पी ब्लॉक में पढ़ाया हुआ है,
तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर से पढ़ लेंगे। और कॉपर और लोहे के अलावा भी जिन धातुओं से HNO3 की क्रिया है उसको भी आप जरूर से पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। वैसे सारी रिएक्शन आपकी समान ही होती, कॉपर लोहे की जगह टिन भी आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, रिएक्शन तो सबकी समान होती है। हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि किस केस में N2O निकलेगा, किस केस में NO2 निकलेगा, किस केस में N2 निकलेगा, किस केस में अमोनियम नाइट्रेट निकलेगा। वो सारी चीजें आप ट्रिक पढ़ लीजिए एक बार और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नोट करिए जल्दी से इसको, फिर देखते हैं तुरंत अगला। फिर चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्रयोगशाला में एथिल एमीन कैसे बनाओगे। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, चाहे आपको एथिल एमीन बनानी है और चाहे एनिलीन बनानी है, दोनों ही, ये भी लॉन्ग में ही पूछ सकता है। जैसे आपसे होगा कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आने के चांसेस रहते हैं। तो इन दोनों को बनाने की एक ही विधि है, प्रयोगशाला विधि, जिसका नाम क्या, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया यही तो होती है। हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया के बारे में हमने आपको बताया है। भाई आप क्या कर लीजिए, प्रोपेनामाइड ले लीजिए, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराइए और 4 KOH ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा C2H5NH2 बनेगा, 2 KBr निकलेगा, K2CO3 निकलेगा, 2 मोल H2O के बनेंगे। ये बन गई एथिल एमीन, यही प्रयोगशाला विधि है। इसी तरह यहाँ पे क्या ले लीजिए भाई, C6H5CONH2 Br2 से करा दीजिए, 4 KOH ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C6H5NH2 बन जाएगी, ये एनिलीन हो गई। 2 KBr बाहर निकल गया और 2 H2O बाहर निकल गया और K2CO3 भी बाहर निकल गया। तो देखो ये क्या बन गई, ये भी आपका एनिलीन बन गया। तो ये प्रयोगशाला विधि होती है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो चाहे आपको एनिलीन बनाना हो चाहे एथिलेमीन, दोनों ही बन जाएंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड विधि से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है और उनका वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट आपको पता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वर्गीकरण आपको पता है, जो आपका सिंपल सा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड है ना, आपका पॉलीसैकेराइड, उन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट वाला भी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फीन से अधिक है क्यों। सिंपल सा आंसर है, अमोनिया में हाइड्रोजन बंद होता है, फॉस्फीन में हाइड्रोजन बंद नहीं होता है। क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय है, कारण बताया, क्लोरो एसिटिक अम्ल जो होता है वो COO- के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे इस पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। जबकि एसिटिक अम्ल में भाई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला कोई समूह लगा नहीं है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ऑक्सीजन पे अधिक होता है। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आकर्षित गुण के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और स्थायित्व बढ़ जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है और ये कम अम्लीय हो जाता है। एक्सप्लेन किया है पहले भी। फिर कह रहा है HF HI की तुलना में दुर्बल है। HF में हाइड्रोजन बंद उपस्थित होता है और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिस कारण HF जो है वो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता, जबकि आयोडीन के बड़े आकार के कारण वो आसानी से हाइड्रोजन को त्याग देता है और अम्लीय गुण दर्शाता है। अक्रिय गैसों में केवल जीनॉन यौगिक बनाता है क्यों, इसके बारे में पहले हमने बताया है। जो नील बार्टलेट थे, एन बार्टलेट, उन्होंने ऑक्सीजन और जीनॉन के आयनन ऊर्जा की तुलना की थी, तो देखा था जीनॉन का आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन के समान है, तो उन्होंने जीनॉन के कई सारे यौगिक बनाए थे, जबकि अन्य तत्वों के लिए ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया था। एक्सप्लेन किया है पहले भी। फिर कहता है H3PO3 द्विप्रोटॉनिक अम्ल है क्यों, तो H3PO3 में एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा होता है, जबकि केवल 2 ही हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, जिस कारण ये दोनों हाइड्रोजन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जबकि एक हाइड्रोजन नहीं निकलता। तो 2 ही हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, इसलिए द्विप्रोटॉनिक अम्ल है। तो ये क्या करता है भाई, अम्लीय जलीय विलयन में केवल 2 H+ बाहर निकाल सकता है, इसलिए द्विप्रोटॉनिक अम्ल है। अगला क्या होता है, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, है ना, आप इसी तरह कैल्शियम कार्बाइड को जल से क्रिया कराते हैं, इसी तरह से हमारा एसिटिलीन को रक्त तप्त कॉपर नली से। तो ये सारी चीजें जो है हमने आपको पहले भी कराई हुई हैं, ये सारी रिएक्शन हमने आपको क्लासरूम में कराई हुई है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप क्या करेंगे भाई, देख लेंगे। जैसे एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड बनता है, मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमारा मेथिल क्लोराइड भी बनता है, डाइक्लोरोमीथेन भी बनता है, क्लोरोफॉर्म भी बनता है, पायरीन भी बनता है, ठीक है। तो ठीक है, तो देख लेते हैं कि बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है। जैसे हमारी सोडियम एसिटेट CH3COONA रिएक्शन कराओगे NaOH से, सिंपल से यहाँ से Na2CO3 निकल जाता है, ये H उस पर जाके जुड़ जाता है, CH4 बनता है, Na2CO3 निकल जाता है, ये हमारा क्या होगा भाई, मीथेन बन गया, सिंपल सा। दूसरा क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से, तो CaC2 की अभिक्रिया जल से कराएंगे, तो CaC2 की अभिक्रिया जल से कराने पर यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा बनता है एसिटिलीन। क्या बनता है, एसिटिलीन। तो कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराने पर एसिटिलीन बनता है।
फिर हमारा तीसरा क्या है भाई, एसिटिलीन को रक्त तप्त कॉपर नली से प्रवाहित करते हैं। तो जब एसिटिलीन को रक्त तप्त कॉपर नली से प्रवाहित करते हो तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो है बेंजीन बनती है। क्या बनती है? बेंजीन बन जाती है। ये सारे के तीनों अणु जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़कर बेंजीन का निर्माण करते हैं, चक्रीय श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। और फिर क्या कहता है, मीथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं। तो भाई मीथेन की क्रिया क्लोरीन से कराओगे किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या बनता है? मिथाइल क्लोराइड और HCl बनता है। अगर यही प्रक्रिया बार बार रिपीट होती जाएगी तो फिर डाइक्लोरोमीथेन भी बनेगा, क्लोरोफॉर्म भी बनेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन भी बनेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो भाई एथिल अल्कोहल का सॉरी एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दीजिएगा। तो अगर एक पदी ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड बनेगा और जल बाहर होगा। अगर द्विपदी ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक एसिड बन जाएगा। फिर कहता है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक मोलर सांद्रता वाले विलयन में डूबी हुई धातु की छड़ पर उत्पन्न जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सारी चीजें पढ़े हो। रंगीन संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? संक्रमण तत्वों में क्या होते हैं भाई? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। सिंपल सा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास दो यौगिक दिए हैं, इनके संरचना सूत्र लिखना है। बड़ा ही आसान है। डाइमेथिल पेंटेन, सबसे पहले पीछे जाओ, 5 कार्बन की चेन है, 5, 1 2 3 4 5। और कह रहा है 2 पे लगाए ऑल, तो दूसरे पे OH लगा दो। और 4 पे डाइमेथिल, 4,4 डाइमेथिल, 1 2 3 4, इस पे भी CH3 लगा है और यहाँ CH3 लगा है। बस हो गया, बन गया। सभी को हाइड्रोजन खिला दो। 3 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए, 3 चाहिए, हो गया, बन गया। 4,4 डाइमेथिल पेंटेन पे लगाए 2 ऑल, हो गया। ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4 कार्बन और 2 पे लगाया ऑल, OH, बस हो गया। CH3 CH CH2 CH3 बन गया। ये आपका कंपाउंड, खत्म कहानी। तो दोनों की संरचनाएं बन गई। बोलो, इतनी कहानी क्लियर है? आगे बढ़ा जाए फिर। चल, फिर कहता है अभिक्रिया की दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई जब हम किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। सिंपल सी कहानी है। इसको हम ताप गुणांक की सहायता से दर्शाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। फिर कह रहा निम्न का वर्णन कीजिए। उपसंयोजन संख्या, भाई किसी यौगिक में कोई एक परमाणु जितने पर निकटवर्ती परमाणु द्वारा घिरा होता है उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक आपको पता है, उपसंयोजक यौगिक बनने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष में समान संख्या में धनायन ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं। फ्रैंकल दोष में क्या होते हैं? कोई धनायन अपने स्थान से खिसककर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। शॉर्टकी दोष में घनत्व में कमी होती है, फ्रैंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। शॉर्टकी दोष में जो परावैद्युत स्थिरांक है वो अपरिवर्तित रहता है, फ्रैंकल दोष में परावैद्युत स्थिरांक परिवर्तित हो जाता है। ये इनमें मुख्य अंतर होते हैं। फैराडे का प्रथम नियम, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा एक सेकंड, जब हम क्या करते हैं किसी भी विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर प्राप्त जो धातु की मात्रा होती है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये आपको पता है। किसी अवाष्पशील विलय के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन मिलाने पर विलयन का क्वथनांक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। मतलब जो आपको डेल्टा TF दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है विलय का अणुभार बताइए। तो आपको फार्मूला पता है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W, यही तो है। तो W आपको M निकालना है, M ऊपर कर दो। KB कितना 2.53 गुणे W कितना 10 गुणे 1000 बटे ये डेल्टा TB नीचे आ जाएगा 10 गुणे W कितना 100, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 25.3। ये आपका आंसर हो जाएगा, 25.3 आ जाएगा। कहानी क्लियर है? चल, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक आपको पता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z होता है और आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। Z बराबर होता है E/96500 और इसकी डिफिनेशन भी आपको पता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन भी आपको क्या है पता है। W इक्वल टू होता है क्या? Z इंटू Q। जब हम विलयन में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर प्राप्त धातु की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z कहलाती है। Z बराबर होता है E/96500। क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है? विलयन में कोई अवाष्पशील विलय मिला देने पर विलयन के क्वथनांक में किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ये क्वथनांक का उन्नयन है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। और राउल्ट का नियम, इसकी सहायता से, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का ही पार्ट है। देखो यहाँ दीर्घ लिखा ही था। ठीक है, और तो आपका क्या है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन ये दोनों है। राउल्ट का नियम क्या है? इसकी सहायता से अवाष्पशील विलय का अणुभार कैसे ज्ञात कर सकते हैं? फॉर्मूला बता देना। फॉर्मूला क्या होता है? P0 - PS अपॉन
पी एस इक्वल टू होता है W/M/M/W। ये M है ना, इस M की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा बार, बस ये फार्मूला लिख देना, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये लॉन्ग में आपसे पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपके बोर्ड में बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप जो है एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखनी, आपके आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग देखेंगे एनिलीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त होता है। नोट करें। चलिए अगला देखते हैं, एनिलीन से हमारा बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त होता है। बड़ी आसान अभिक्रिया है। सबसे पहले जो एनिलीन है उसका डाईएजोटीकरण करा दो। आपको पता है भाई NaNO2 प्लस HCl से अगर क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, HCl से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे बनती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। फिर आप इसका गाटरमैन अभिक्रिया करा दो, CuCN से करा दो। ठीक है, तो CuCN से भाई यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ N2 निकल जाएगी और यहाँ बन जाएगा क्या ये आपका साइनोबेंजीन। और फिर इसका आपको पता है इसका जलावधन कराओगे, अगर आप साइनाइड का जलावधन कराते हैं तो साइनाइड के जलावधन पे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक बनता है, तो ये बन गई बेंजोइक अम्ल। तो सबसे पहले एनिलीन का नाइट्रीकरण डाईएजोटीकरण करा दो। डाईएजोटीकरण पे क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगी, जिससे क्या CuCN से क्रिया कराने पर साइनोबेंजीन बनेगी, जिसका जलावधन करा दोगे तो बेंजोइक अम्ल बन जाता है। ये आपको पता है, क्लियर। ठीक है, फिर आपका अगला जो है वो अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सिद्धांत। आपको पता है भाई ओस्टवाल्ड विधि हमने आपको पढ़ाई हुई है, उसमें है बर्कलाइन डाइट विधि है, उसमें भी आपका है। तो अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सिद्धांत क्या है वो आपने वहां पे देखा हुआ है। ठीक, ओस्टवाल्ड विधि में, वही आप पढ़ लेंगे। कॉपर की 50% शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया आपको बताया हुआ है, वही केवल रासायनिक समीकरण और सभी के नाम लिख देने हैं। फिर अगला कहता है एसिटिल्डिहाइड को ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया कराने पर रासायनिक समीकरण दीजिए। तो भाई क्लोरोफॉर्म का निर्माण पढ़ाया हुआ है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में एसिटिल्डिहाइड की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 से कराई जाती है, वो आप रिएक्शन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगला क्या है, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में अंतर। तो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में अंतर के लिए आपको क्या करना है भाई, जो मेथिल अल्कोहल होता है और एथिल अल्कोहल की बात अगर आप करेंगे तो इनकी अभिक्रिया आप टॉलेन अभिकर्मक से करा दीजिएगा, फेलिंग अभिकर्मक से करा दीजिएगा, तो ये अलग अलग अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। दोनों ही माध्यमों से क्या करते हैं, अलग अलग अभिक्रिया दर्शाया करते हैं। कौन, ये दोनों। ठीक है, तो जैसे हमारा जो मेथिल अल्कोहल है, अगर हम बात करें तो मेथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण से क्या बनता है, फॉर्मिक अम्ल बनता है, जो कि बड़ा ही विषैला होता है, बड़ा खतरनाक होता है। जबकि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो इससे एसिटिक अम्ल बनता है, जो जहरीला नहीं होता, जिसे हम खाने में भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मेथिल अल्कोहल से बना जो मेथेनोइक अम्ल होता है वो क्या करता है भाई फेलिंग सॉल्यूशन में विघटित हो जाता है, जबकि हमारा जो एसिटिक अम्ल होता है वो ऐसा कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये आपका अंतर है, मतलब मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल में कोई दो विभेद आप पढ़ लीजिएगा, वो आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। फिर एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, ये भी बड़ी आसान क्रिया है। अभी आपने देखा था, सबसे पहले एनिलीन का डाईएजोटीकरण करा दो। क्या करा दो भाई, डाईएजोटीकरण। डाईएजोटीकरण कराओगे तो डाईएजोटीकरण कराने पर N2 प्लस Cl माइनस बनेगा, और फिर इसके आगे तो कहानी आप जानते ही हो क्या करना है। ठीक है, आप फिनॉल बना सकते हो। इसके बाद रिएक्शन आपको हमने क्लासरूम में कराई हुई है। इसी तरह फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाना है, तो फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से करा दो। फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से करा दो, गर्म कर दो जिंक के साथ, तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगी। ये भी रिएक्शन आपको पता है। एथेन से एन-ब्यूटेन कैसे कैसे बनाना है भाई, यहाँ पे जलावधन करा दीजिएगा, आपकी बन जाएगी, है ना। HCl निकल जाएगा, मान लो HOH से कराते हो HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगी, ये OH जाके जुड़ जाएगा, बन जाएगा फिनॉल। एथेन से एन-ब्यूटेन कैसे बनाना है, तो सबसे पहले जो एथेन है C2H6, इसकी क्रिया क्लोरीन से कराओ HNu के प्रेजेंस में, तो बनेगा C2H5Cl। फिर इस C2H5 के 2 मोल लेकर इस C2H5 के 2 मोल ले लो, Cl C2H5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2NaCl बाहर हो जाएगा और बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, मतलब ये कार्बन की सीधी चेन बन गई N-ब्यूटेन, हो गया ना। तो सबसे पहले क्लोरीनेशन कराकर फिर वुड जब क्रिया करा दो, वुड जब क्रिया करा दोगे बन जाएगा N-ब्यूटेन, एथेन से N-ब्यूटेन। फिर अगला क्या कहता है, अगला कहता है लिथियम BCC संरचना बनाता है, कोर की लंबाई दिया हुआ R पूछ रहा है, तो R बराबर क्या होता है √3/4a, यही तो होता है। तो 4, इसका A का मान कितना दिया 351, रख के सॉल्व कर लो, परमाणु की त्रिज्या आ जाएगी, खत्म कहानी। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, अलग अलग विलयनों अलग अलग विद्युत अपघटनों के विलयन में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर
कैथोड पर प्राप्त धातु की मात्राओं का अनुपात इनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। यही फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम होता है। विशिष्ट चालकता और मोलरता क्या है? विशिष्ट चालकता तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता विशिष्ट चालकता होती है। 1 मोल विलयन में उपस्थित विद्युत अपघटन की चालकता मोलर चालकता होती है। फॉर्मूले लिख देना, ठीक है। डिटेल में जो आपको पढ़ाया गया वो बता देना। द्रव स्नेही द्रवविरोधी कोलाइड में क्या अंतर है? द्रव स्नेही कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त अवस्था के बीच अधिक आकर्षण बल होता है। द्रव विरोधी में कोई आकर्षण बल नहीं होता। द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड स्थायी नहीं होते हैं। द्रव स्नेही का स्कंदन आसानी से नहीं होता है, द्रव विरोधी का स्कंदन बड़ी ही आसानी से संभव होता है। सिंपल सी कहानी है। कॉपर के प्रमुख अयस्क लिख दीजिएगा। कॉपर पायराइट हो जाएगा, है ना, कॉपर सल्फाइड हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड और कॉपर आयरन पायराइट हो जाएगा। अणुसूत्र C3H9 के 4 समावयवी एमीन लिखना है तो देखो CH3 CH2 CH2 NH2 पहला हो गया, 3 2 5 2 7 ये पहला हो गया। फिर CH3 CH2 NH CH3 दूसरा हो गया। फिर CH3 CH NH2 CH3 ये तीसरा हो गया। फिर N CH3 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 तो 1 2 3 4 उसी अणुसूत्र के, इस अणुसूत्र के 4 समावयवी आपके सामने लिख दिए गए हैं। इन चारों को नोट करिएगा। किन्हीं 2 विटामिन के नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग आप बता देंगे भाई। विटामिन ए रेटिनॉल जिसको बोलते हैं, रतौंधी होती है। विटामिन सी बता दीजिएगा, उससे जो रोग होता है वो बता दीजिएगा। विटामिन बी बता दीजिएगा। कई सारे विटामिन तो आपके पास हैं। फिर निम्न में से किन्हीं 2 के एकलकों के नाम। अच्छा, इनमें पूछेगा देखो एकलकों के नाम और इनकी संरचना। ये क्वेश्चन अधूरा है, 1 मिनट हम आपसे इस क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। 1 सेकंड, इसमें क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए, इसका क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन अभी आधा अधूरा है। 1 मिनट बेटा, ये क्वेश्चन बेटे ने पूरा लिखा नहीं लगता है। जैसे हमारा इसमें क्या क्या क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन हम बढ़ा देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था पीवीसी। पीवीसी का जो है एकलक बताना है। तो पीवीसी का एकलक होता है विनाइल क्लोराइड। क्या होता है भाई? विनाइल क्लोराइड। इसका पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड और इसका एकलक होता है विनाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला, जिसकी संरचना हम यहाँ बना देते हैं, जिसकी संरचना आपके सामने ये रही। ये विनाइल क्लोराइड है। दूसरा आपसे पूछा था नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 के 2 एकलक होते हैं। कौन कौन से होता है भाई? एक तो आपका होता है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, है ना, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। एक ये होता है जिसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है, H2N CH2 NH2। एक एकलक ये होता है। इसके अलावा आपका जो दूसरा एकलक होता है वो कौन होता है इसका? भाई एडीपी अम्ल, जो कि आपका 6 कार्बन जिसके पास होते हैं। तो COOH CH2 COOH, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं भाई? ये नायलॉन 66 के 2 एकलक होते हैं जो संघनन अभिक्रिया द्वारा क्या करते हैं? नायलॉन 66 का निर्माण किया करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें और पूछा था जैसे हमारा पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का जो एकलक होता है वो होता है एथीन। पॉलीथीन का एकलक कौन होता है? पॉलीथीन का एकलक होता है एथीन, जिसका तो फार्मूला आपको होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसी में था पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर कौन होता है? तो पॉलीएस्टर आपसे पूछा था पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर कौन होते हैं भाई? पॉलीएस्टर जैसे हमारे जो डेक्रॉन होते हैं, जो टेरिलीन होते हैं, क्लासरूम में बताया हुआ उसके बारे में। डेक्रॉन या टेरिलीन को ही क्या बोलते हैं? पॉलीएस्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगला क्या है? कहता है इनमें से किन्हीं 2 दवाइयों के नाम लिखिए। 2 दवाइयों के नाम आपसे पूछ रहा है। तो अभी इस वीडियो के बाद आप देखेंगे आपको एक शॉर्ट वीडियो जो है किसकी मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी दैनिक जीवन में रसायन की। तो उसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे होंगे। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। आप उसमें जाके दवाइयों के बारे में, साबुन अपमार्जक में मुख्य अंतर क्या है उनके बारे में, उनकी क्रियाविधि के बारे में, सारी चीजों के बारे में आप डिटेल में जान जाएंगे, ठीक है। तो उसकी एक शॉर्ट वीडियो हम बना के डाल देंगे। आप फास्ट ट्रैक डिवीजन टाइप एक बार उसका कर लीजिएगा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके लिए होंगे उनसे रिलेटेड वो आपको पता चल जाएंगे। चलिए, फिर अगला क्या कहता है? अभी इनके बारे में, दवाइयों के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए, फिर क्या है? हिमांक में अवनमन। थोड़ा एकदम ध्यान से उतर गया था कि बिहार बोर्ड में ये चैप्टर है,
ठीक है, क्योंकि बाकी सारे बोर्ड से रिड्यूस हो चुका था तो एकदम ध्यान से उतर गया था कि बिहार बोर्ड में दैनिक जीवन रसायन है, इसलिए उसको नहीं पढ़ा है। और काफ़ी दिनों से पीछे व्यस्तता भी चल रही थी, बहुत सारी चीज़ों में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो चैट बॉक्स भी मतलब जो डाउट सेक्शन है उसको भी नहीं देख पाए थे, तो इसलिए बिल्कुल से अंदाज़ा ही नहीं था कि ये चैप्टर भी बताना था। तो इसलिए अभी एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, वो गलती हमारी तरफ से हुई है, उसके लिए आप लोगों से, बच्चा लोगों दिल से सॉरी, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है तो थोड़ा सा हम बना के डाल देंगे आपके लिए, वो जो है जानकारी भरा रहेगा, उसमें आपको जो जो चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगी मिल जाएंगी, छोटा वीडियो रहेगा, ठीक है। बाकी उसका पूरा वीडियो फिर बाद में देखते हैं, अभी के लिए तो देख लेते हैं इसका। फिर क्या है, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के हिमांक में अवनमन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हिमांक अवनमन, जब किसी अवास्थील विलायक में अवास्थील विलय मिला दिया जाता है तो क्या होता है, हिमांक में कमी होती है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। राउल्ट का नियम, जो हिमांक में अवनमन होता है वो मोललता के समानुपाती होता है, ये राउल्ट का नियम होता है। अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला लिख देना भाई, डेल्टा TF बराबर KF इंटू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W, ये M है, M को इधर कर देना, डेल्टा TF इधर कर देना, हो गया, M निकल जाएगा। कह रहा है संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का समीकरण, तो समीकरण आप दे दीजिएगा, संपर्क विधि के बारे में हमने आपको बताया है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि निम्न यौगिकों के IUPAC नामकरण दीजिए, तो कौन कौन से यौगिक हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखो ये है, इसका नाम आप जानते हो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ठीक है। इसके अलावा NiCO4, तो इसका नाम भी आप जानते हो टेट्रा कार्बोनिल निकिल ब्रैकेट में 0। फिर इसके अलावा ये आपका यौगिक है, इसका नाम आपसे पूछा है PTCl6, तो पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट 4 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 4। और इसके अलावा आपके पास ये है FeCN होल 6 का थ्राइस, तो आयरन हेक्सासाइनोफेरेट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, जो आएगा भैया आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए हेक्सासाइनोफेरेट और इसकी ऑक्सीकरण संख्या लगभग 2 के करीब आएगी, ठीक। तो ये भी लॉन्ग में ही आ जाएगा। वर्नर सिद्धांत, आपको पता है किसी भी धातु के पास 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, जिनको संतुष्ट करने के लिए वो क्या करता है, उपसंयोजक यौगिक बनाता है, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। फिर आपको हमने लिगेंड भी डिटेल में पढ़ाया हुआ, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड का वर्गीकरण उदाहरण सहित देना है। तो लिगेंड आपको पता ही है भाई, जो धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं वही लिगेंड होते हैं, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, ये सबके उदाहरण इनके एक एक लिख दीजिएगा। फिर कहता है क्या होता है जब एथीन को सांद्र H2SO4 से गुजारते हैं, तो भाई एथीन को सांद्र H2SO4 से गुजारने पर वो क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। क्या करता है भाई, एथिल अल्कोहल का निर्माण किया करता है। एथीन को जब हम सांद्र H2SO4 के साथ गुजारेंगे तो वो एथिल अल्कोहल का निर्माण करेगा, किसका बेटा, एथिल अल्कोहल का। चलिए अगला, एथिल एथेनॉइड को जब हम जलीय KOH के साथ उबालेंगे, तो एथिल एथेनॉइड को जलीय KOH के साथ उबालने पर यहाँ पर भी क्या होगा, चलो हम देख लेते हैं ये कहानी भी। एथिल एथेनॉइड CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, और कह रहा है KOH जो है वो KOH कैसा होना चाहिए, एक्वस, इसके साथ आपको गर्म करना है। तो सिंपल सा कुछ यहाँ होना थोड़ी है भाई, सिंपल से यहाँ कुछ होना थोड़ी, यहाँ होना क्या है, यहाँ आपका जो है KOH जाके अटैक कर देगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी, यहाँ पे निकल जाएगा OH, ये जाके एसिटिक अम्ल बना देगा, जली है ना, तो ये निकल जाएगा, ये C2H5OH निकल जाएगा, कि यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ये पोटेशियम का एसीटेट बना देगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो आपकी मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड को मेथेनॉल के साथ गर्म करते हैं, तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड को मेथेनॉल के साथ गर्म करोगे, अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया देखी है आपने। एसीटल्डिहाइड को टॉलिन अभिकर्मक के साथ गर्म करोगे, रजत दर्पण बनेगा। मेथॉक्सीमेथेन को HI के साथ गर्म करोगे तो आपकी क्या, अल्कोहल और आयोडाइड बनेगी, है ना। ये रिएक्शन आप पूरी क्लास में करी हुई है, ठीक है। तो इसको 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 आप अपने से क्या करेंगे, कर लेंगे। चलिए अगला क्या है, नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। कारण ये है, नाइट्रोजन के पास जो है डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, तो डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण वो अपनी संयोजकता को क्या नहीं कर सकता भाई, विस्तारित नहीं कर सकता, जबकि फास्फोरस के पास डी उपकोष की उपस्थिति के कारण वो अपनी संयोजकता विस्तारित करके, बढ़ा करके क्या कर सकता है, 5 दर्शा सकता है और PCl5 का निर्माण करता। किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी होती, क्यों, जब किसी भी तरल में अवाष्पशील विलय मिलाते हो तो अवाष्पशील विलय के कण उस तरल की सतह पर चले जाते हैं और उस तरल में भी अंदर जाकर जो आपके तरल होता है उस तरल के बीच आकर्षण बल को बढ़ा देते हैं। क्यों भाई, जो स्पेस था, खाली स्पेस था,
उसमें अवाष्पीय लेके कण भर गए, जिसके कारण अब वो जो आकर्षण बल है वो अधिक हो जाएगा, जिसके कारण जब उनको गर्म करेंगे तो वाष्पित होने में वो अधिक समय लगेंगे और वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है, आपको पता है ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होने का कारण क्या है? जब हम वर्ग में बाएं से दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बन, चलो यहां देख लेते हैं कार्बन का। कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या होता है भाई? नाइट्रोजन होता है 1s2 2p2 और 2p3। तो आप देखेंगे कार्बन के पास p कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि नाइट्रोजन के p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का जो p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अधिक स्थायी है, जबकि कार्बन का जो p2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कम स्थायी है। तो अधिक स्थायी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से क्या करता है भाई? दूर भागता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्थायित्व कम हो जाएगा, जबकि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये अधिक स्थायी हो जाएगा। तो कार्बन के p2 के अस्थायी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लेकर p3 में कन्वर्ट हो जाता है और अधिक स्थायी बन जाता है। और जबकि नाइट्रोजन स्थायित्व अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से ग्रहण नहीं करता है, जिस कारण कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन की तुलना में अधिक हो जाती है। सिंपल सा कारण था। पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल हमारा जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास OH हो गया, ये हमारे पास NO2 हो गया, ठीक है। तो पैरा पे NO2 लगा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे OH जो है पैरा पे CH3 लगा है, तो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, जबकि NO2 ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन आपका विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे अम्लीयता बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होने के कारण इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, अम्लीयता को घटा देगा। तो -I प्रभाव के कारण ये अधिक अम्लीय होगा और ये कम अम्लीय होगा। नोट करो जल्दी से, ठीक है भाई। चले अब इसके बाद कहता है फ्रीडल क्राफ्ट अब किया। तो आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट में 2 चीजें होती है, एक होता है एल्काइलेशन, एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट में भी 2 प्रोसेस, ये भी लॉन्ग में ही आपसे पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है, एल्किलीकरण भी और एसिटिलीकरण भी, दोनों होता है। एल्किलीकरण भी होता है और एसिलीकरण आप कहिए चाहे एसिटिलीकरण कहिए, एसिलीकरण एसिलेशन होता है, एसिलीकरण भी होता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा दोनों रिएक्शन क्या क्या होती है। एल्किलीकरण में हम मान लो ये बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं CH3Cl से, किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसके ऊपर जाकर ये आपकी CH3 समूह लग जाएगी और ये आपका क्या बन गया? टॉलुइन। तो एल्किल समूह जुड़ा, ये हो गया एल्किलीकरण। और एसिलीकरण में क्या करते हैं? एसिलीकरण में हम कराते हैं इसकी अभिक्रिया CH3COCl से एसिटिल क्लोराइड से, सेम वही आपका निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो बेंजीन के ऊपर जाकर क्या लग जाती है? COCH3 ग्रुप, ये बन जाता है एसिटोफिनोन, ये एसिलीकरण है। ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नोट करिए। तो इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन हैं, उनके बारे में भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ ही क्वेश्चन थे, इनके अलावा भी हम आपसे कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपसे IUPAC नाम पूछता है, ठीक है, जैसे आपसे IUPAC नाम पूछता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, वो आप ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नामकरण भी बताया गया है। इसके अलावा जैसे आपको कुछ अभिक्रियाएं पूर्ण करने के लिए पूछेगा, आइए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपसे कुछ अभिक्रिया पूर्ण करने के बारे में पूछेगा, कौन सी अभिक्रिया? जैसे देखिए ये हमारे पास है CH3 CH2 COOAg और इसकी अभिक्रिया करा रहा है Br2 से, और यहाँ पे रखा होगा CCl4। क्या रखा होगा? CCl4। यहाँ पे डैश डैश दिया रहेगा, CO2 दिया है। कहता है बताओ ये खाली स्थान पर क्या रहेगा? खाली स्थान पर क्या रहेगा? आपको ये याद आ रहा है बोरोडीन हंसडीकर अभिक्रिया है, क्या बनेगी? CH3 CH2 Br, एल्काइल ब्रोमाइड बनाने की विशेष विधि। ये CO2 पहले ही निकल जाता है और ये Ag भी एक Br के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा AgBr CO2। हो गई कंप्लीट रिएक्शन। इसी तरह एक रिएक्शन और दिया जिसको कंप्लीट करना है, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर दिया है CH3, मतलब ये है टॉलुइन। कह रहा है टॉलुइन को क्लोरीन के साथ हीट करिए, टॉलुइन को क्लोरीन के साथ हीट करिए 383 केल्विन तक, क्या बनेगा? तो बेटा क्या होगा? ये क्लोरीन जो है ये इसको प्रतिस्थापित करेगा, किसको? हाइड्रोजन को, और यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड बना देगा। ये आपका हो गया बेंजोइल क्लोराइड, यहाँ से HCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। हो गई रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह फिर अगला रिएक्शन भी दिया है, कह रहा है इस रिएक्शन को भी कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे आपके दिया है N2+ एंड Cl-, और यहाँ पे इसके एरो के ऊपर रखा है CuCl के साथ HCl। आपको याद आ रहा होगा ये सैंडमायर अभिक्रिया है, क्या? सैंडमायर अभिक्रिया। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या हो जाएगा? खाली स्थान में Cl दिया है तो यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाएगी और N2 बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ पे खाली स्थान दिया तो ये बन जाएगा, ठीक है। और आपको दिया है जैसे अगला रिएक्शन आपको दिया है, क्या दिया है? अगला भी कंप्लीट करने के लिए दिया है CH2Cl लिया है, KOH लिया है, लेकिन ये KOH कहता है एल्कोहली। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खाली स्थान बना हुआ है,
कह रहा है क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो खाली स्थान है उस खाली स्थान में आप देखेंगे तो ये निर्जलीकरण होगा, तो निर्जलीकरण होगा तो क्या बनेगा, एथीन बनेगी। ठीक है भाई, तो आपको पता है अल्कोहलिक केएच की उपस्थिति में निर्जलीकरण होता, सॉरी निर्जलीकरण कह रहे हैं, विहाइड्रोजनीकरण होता है, विहाइड्रो हैलोजनीकरण। तो यहाँ पे देखो CH2H लिख सकते हो, इसको CH2Br लिख सकते हो, और एक KOH है तो क्या हो जाएगा, KBr निकलेगा, H2O निकलेगा, यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बनेगा H2O और बनेगा KBr, ये हो गया कंप्लीट, खाली स्थान भर गया। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। और क्वेश्चंस कुछ आपके लिए हम बताते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको नोट करिए। हाँ देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे कंप्लीट करने के लिए कहेगा, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। ये हो गया, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास क्वेश्चन पहला है KBr प्लस Cl2। आपको पता है जो क्लोरीन है सॉरी विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ ऐसा है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, कुछ ऐसी कहानी है क्या, तो नीचे वाला ऊपर वाले को प्रतिस्थापित कर सकता है, ये आपको पता है, तो क्लोरीन ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा और Br2 बाहर हो जाएगा, ये आपको पता है ना। चलिए फिर इसी तरह कह रहा है आपके पास अगला जो है, जैसे NaOH की अभिक्रिया, NaOH है और NaOH की क्रिया Cl2 से करा रहा है, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, क्या क्या बनेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आप सिंपल सी कहानी देखो भाई, 2 मोल NaOH लोगे तो 2 मोल NaOH लेने पर क्या क्या होता है, एक NaOH ये हो गया तो एक H2O निकल जाएगा, एक Cl इसके पास जाएगा, एक Cl इसके पास, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और जलकाणु बाहर निकलेगा, ये रिएक्शन हो गई। ये इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ी है, तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन भी इस तरह से पूछता है कि खाली स्थानों को आपको भरना रहेगा। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है, तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इतनी कहानी इसके लिए क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन भी कन्वर्जन की बात अगर हम करें, और अगर अभी समय रहता है तो हम लोग जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट हैं उनकी बातें भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके लिए और भी कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जैसे आपसे कहता है कि जैसे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, ऑर्गेनिक का ही बताते हैं। ठीक है, ये आपसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है C6H6 और इसकी क्रिया क्लोरीन से करा रहा है, किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में, ये आपको याद आ रही होगी। तो यहाँ पे दिया है A और फिर इसके बाद आगे फिर से दिया है, फिर यहाँ पे CH3Cl है और ये क्या है, AlCl3 भी यहाँ पे उपस्थित है। फिर कह रहा है बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब सॉरी B कह रहा है A और B क्या है ये आपको बताना है। तो भाई दोनों ही अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट के उदाहरण हो जाएंगे। देखो FeCl3 की उपस्थिति में Cl इससे करेगा, तो Cl इससे करेगा तो यहाँ पे बन जाएगी Cl जुड़ेगी क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन पर फिर CH3Cl AlCl3 की उपस्थिति में करेगा, फिर से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी और इस पर क्या जुड़ जाएगा, CH3 समूह जुड़ जाएगा, CH3Cl। ठीक है, तो ये क्लोरिनेशन हुआ, ये बेंजीन का क्लोरिनेशन हुआ और ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया CH3, तो ये बन गया क्या, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ये था क्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बन जाएगी। इस तरीके से आपकी कहानी हो जाती है। तो A आपका क्लोरोबेंजीन और B आपका ऑर्थोक्लोरोटोलुइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें 2 प्रोडक्ट आपको बनते हैं, B दो प्रोडक्ट हो सकते हैं ना, क्योंकि भाई जो क्लोरीन है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो B ये भी हो सकता है। आप सारे संभावित उत्पाद आपसे पूछेगा, जितने भी संभावित उत्पाद है, पैरा क्लोरोटोलुइन ऑर्थोक्लोरोटोलुइन दोनों बनेगा। ये मेजर अमाउंट में बनेगा, ये माइनर अमाउंट में बनेगा। ठीक है, चलिए फिर जैसे आपसे पूछ सकता है विशिष्ट चालकत्व और मोलर चालकता में संबंध। जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे आप लिख के पढ़ लीजिए चाहे आप ऐसे पढ़ लीजिए, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, कल के आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। जैसे आपसे पूछ सकता है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपसे पूछ सकता है कि जैसे आपसे एड्सॉर्प्शन से क्या क्वेश्चन पूछेगा, एड्सॉर्प्शन से क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका कि जब कोई गैस ठोस की सतह पर अधिशोषित हो जाती है तो उसमें क्या उष्मागतिकी परिवर्तन होते हैं। तो हमने आपको बताया अधिशोषण की उष्मागतिकी, एक हेडिंग पढ़ाई है अधिशोषण की उष्मागतिकी, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा देर हुई नहीं इसको आए हुए, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर आपसे सेल निर्माण दे सकता है, जैसे आपसे दिया है एक रिएक्शन कह रहा है Fe प्लस Cu2 प्लस और यहाँ है Cu हुआ है और यहाँ Fe2 प्लस, कह रहा है इसका सेल प्रदर्शित कीजिए। इसका सेल आपको बनाना है, तो सेल कैसे बनेगा, ये हो रहा है ऑक्सीकरण,
और ये हो रहा है अपचयन। तो ये एनोड, ये कैथोड। तो एनोड कहाँ होता है? बाईं ओर। एनोड होता है लेफ्ट साइड 2+, और ये हो गया लवण सेतु, फिर हो गया कैथोड Cu2+ से Cu। ये एक नंबर आपको मिल गया, यहां लिख देना एक्वस, ये सॉलिड, यहां लिख देना एक्वस, ये लिख देना सॉलिड। हो गया एक नंबर का काम खत्म। फिर अगला भी दिया हुआ है, अगला क्या कर रहा है? 2Fe3+, सेल अभिक्रियाएं दी रहेंगी और उससे आपको सेल बनाना है। सेल अभिक्रियाएं दी रहेंगी और उससे आपको सेल बनाना है। तो यहां दिया है 2Cl-, फिर यहां हो जाएगा 2Fe2+, और बन रहा 2Cl। अब देखिए ये क्या हुआ? ये अपचयित हुआ। ये क्या हुआ? ये ऑक्सीकृत हुआ। तो सिंपल सी कहानी क्या हो जाएगी? अगर आप सेल का निर्माण करने जाएंगे तो ये जो है ये आपका Cl- से हुआ Cl, ये लेफ्ट साइड क्योंकि ऑक्सीकृत हो रहा है, एनोड हो जाएगा। लवण सेतु लगा दो, क्या हो जाएगा? Fe3+ से Fe2+। हो गया कहानी क्लियर? आपका ये बन गया सेल। ये Cl2 है ना, ये Cl2 हो जाएगा, 2Cl नहीं, ये Cl2 हो जाएगा। बस ये आपका हो गया सेल। इसका एनोड बाईं ओर, कैथोड जो है दाईं ओर, इस तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन कहता है जैसे आपका सिलिकॉन जो है वो केवल +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है। चलिए हो गया। ये देखिए हमारे 14वें वर्ग का तत्व कार्बन सल्फर, कार्बन सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये कहता है सिलिकॉन केवल +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि टिन +2 और +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस कारण होता है क्योंकि जो हमारा जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अक्रिय युग्म प्रभाव काम करने लगता है। आपको हमने बताया था वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर भारी तत्वों में एस कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध निर्माण में भाग लेना बंद कर देते हैं, इसी को बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। तो टिन में अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +2 और +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, जबकि जो हमारा सिलिकॉन है वो अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं दर्शाता, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या केवल अवस्था केवल +4 होती है। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब हमारा अमोनिया गैस है वो अमोनिया गैस अगर कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या उत्पाद बनेगा? आपको पता है जब ये लवण के साथ अभिक्रिया होती है तो संकर यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं? संकर यौगिक बनेंगे। तो यहाँ पे बनेगा CuNH3 का होल 4। क्या बनेगा? CuNH3 का होल 4 SO4, ये यहाँ पे बन जाएगा। संकर यौगिक का निर्माण होगा, इससे क्रिया करेगा तो संकर यौगिक। इसी तरह कह रहा है कि अगर अमोनिया जो है वो AgNO3 से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे भी संकर यौगिक का ही निर्माण होगा। AgNH3 का ट्वाइस और बाहर हो जाएगा NO3। तो ये क्या बन गया? टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट। ये क्या बन गया? डाईएमीन सिल्वर 1 नाइट्रेट। हो गया। कह रहा है HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। ये हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं कि HF क्यों दुर्बल है, HI क्यों प्रबल है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ जो है वो कहता है बेंजीन की नाइट्रेशन अभिक्रिया दर्शाइए। तो बेंजीन की नाइट्रेशन अभिक्रिया भैया आपको पता है बेंजीन है, बेंजीन पे एक H है, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया HNO2। यहाँ क्या ले लो? सांद्र H2O4, जिसकी उपस्थिति में जल का अणु बाहर होगा। सिंपल सा ये H2O बाहर, क्या बन जाएगा यहाँ पे? नाइट्रोबेंजीन। यही हो गई क्या? इसका नाइट्रीकरण, बेंजीन की नाइट्रीकरण अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। ठीक है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की क्या है और उसका जो है समाकलित दर समीकरण बताना है। ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, इसके बारे में आप सिंपल सा जो हमने आपको डेरिवेशन कराया है समाकलित दर समीकरण का, उसको आप लिख दोगे सिंपल सा एज इट इज, हो जाएगी कहानी क्लियर। ठीक है। फिर आपसे न्यूमेरिकल पूछा है, वो आप आसानी से कर लोगे, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। फिर आपसे कन्वर्जन पूछा है, कन्वर्जन पूछा है, जैसे कन्वर्जन कह रहा है कि राइट द टेस्ट, है ना। ऐसे परीक्षण हमको लिखना है जिनसे क्या करना है भाई, दोनों में हम अंतर कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारे पास PYQ आपका है वो थोड़ा इंग्लिश में है, बिहार बोर्ड का ही है, आपका ही है, तो हम आपको हिंदी में बताते हैं। कहता है कि ऐसा परीक्षण लिखिए जिससे हम क्या कर सकें, एथेनॉल और एसीटल्डिहाइड, एथेनॉल और एसीटल्डिहाइड में अंतर उत्पन्न कर सके। ठीक है। तो इन दोनों में अंतर उत्पन्न करने के लिए सिंपल सी कहानी है कि हमारा जो इन दोनों में समानता और अंतर क्या होंगे। तो दोनों में समानता तो सबसे पहले ये चीज है कि ये दोनों के दोनों अगर हम बात करें तो भाई इसके ऑक्सीकरण से ये बनता है, लेकिन इन दोनों में एक मुख्य अंतर है, एक मुख्य समानता क्या है
कि इसके ऑक्सीकरण पर हमें ऐसा ग्रुप मिलेगा, इसका ऑक्सीकरण कर दोगे तो मिलेगा एसिटिल्डिहाइड ही, और एसिटिल्डिहाइड में कौन सा समूह उपस्थित है, CH3CO समूह उपस्थित है। तो CH3CO समूह के कारण एथेनॉल भी क्या करेगा भाई, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और हमारा जो एसिटिल्डिहाइड है वो भी क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसके अलावा हमारा एथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट द्वारा क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट द्वारा आयोडोफॉर्म बनाता है, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा आयोडोफॉर्म बनाता है। जबकि अगर हम इसकी अभिक्रिया NaOH से कराते हैं, आपने पॉलीमर में पढ़ रखा है, तो NaOH से कराने पर ये क्या बनाएगा, रेजिन बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, इसको आप पढ़ लेंगे। कोई भी अलग अलग अभिक्रियाएं जो एल्कोहल देता है एसिटिल्डिहाइड नहीं देता, वो लिख देंगे, दोनों में अंतर हो जाएगा। फिर आपका कहता है कि फॉर्मिक एसिड सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन में, तो एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक फेरिन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग देता है, जबकि एसीटोन ऐसा कुछ नहीं करता है। फिर फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में आपको अंतर बताना है, तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में आपको अंतर ये हो जाएगा कि हमारा जो फॉर्मिक एसिड है जब वो अम्लीय KMnO4 के साथ क्रिया करता है तो वो रंगहीन हो जाता है। ठीक है, जबकि हमारा जो एसिटिक अम्ल है उसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में लुकास परीक्षण लिख दो, आप विक्टर मेयर विधि लिख दो, आप ऑक्सीकरण विधि लिख दो, कई सारी विधि बताई है। फिर उसके बाद आपको नेम रिएक्शन में जो पूछा है, नेम रिएक्शन में सबसे पहली विधि है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, नोट कर लीजिएगा, और क्लीमेंसन अपचयन जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का क्लीमेंसन अपचयन है वो आपसे पूछा है, उसको भी आप जरूर से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया तो अभी हमने आपको बता ही दिया था। क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है ये अगर आपको जानना है तो आप जान लीजिए भाई, आपका RCOH जो है इसका हम अपचयन कराते हैं, और अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है, तो जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में। जब हम जिंक अमलगम HCl की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका बन जाता है एल्केन। क्या बन जाता है, एल्केन। 2H2 निकाल देंगे, H2 निकाल देंगे और 2H वहां पे जाके जुड़ जाएंगे, तो RCH3 ये बन जाएगा एल्केन। ये आपका क्लीमेंसन अपचयन है। सेम चीज कीटोन के साथ भी होती है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर के प्रमुख अयस्क बताइए और उनसे कॉपर को कैसे प्राप्त किया जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कहता है क्लोरीन गैस NaOH से क्रिया करती है, अभी आपको दिखाया था, सोडियम क्लोराइड बनाती है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाती है। फिर कह रहा है नाइट्रिक एसिड जो है वो जिंक और कॉपर से अभिक्रिया करती है, तो आपको हमने वो भी बताया हुआ पी ब्लॉक में अलग अलग सांद्रताओं पर अलग अलग क्रिया, ये भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये सेट तो होता है खत्म, और देख लेते हैं भाई और कुछ क्वेश्चन इसमें आपके लायक हो तो हम आपको बता देते हैं। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके पास नहीं, बस यही लास्ट फाइनल था। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, कुछ और जगह पर चलते हैं, वहां पे हमको मिलेगा, बिल्कुल हमको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वेट करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, कह रहा नो इंटरनेट कनेक्शन। चलिए देखते हैं, तो क्वेश्चंस की हम बातें कर लेते हैं। तो जैसे आपका है क्या भाई, क्रिस्टल बिंदु दोष क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिएगा, बिंदु दोष भी पढ़ के जाने हैं। जब किसी क्रिस्टल में कुछ बिंदुओं के आसपास क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है, उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। प्राथमिक सेल क्या होते हैं बताया, ऐसे सेल जो केवल एक बार प्रयोग में लाए जाते हैं प्राथमिक सेल होते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बता चुके हैं। अभिक्रिया की कोटि दर नियम में उपस्थित सांद्रता पद की घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सांद्र NO3 को एल्यूमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन देखिए, जो रीजन वाले क्वेश्चन है ये नोट कर लीजिएगा। कहता है सांद्र HNO3 को एल्यूमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई एल्यूमिनियम जो है वो HNO3 से क्रिया नहीं करता है। कारण क्या है, उसके ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाती है जो HNO3 और एल्यूमिनियम को कांटेक्ट में नहीं आने देता, जिस कारण सांद्र HNO3 से एल्यूमिनियम कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए एल्यूमिनियम के पात्र में उसे रख देते हैं। सल्फर SF6 बनाता है बट SCl6 नहीं बनाता है, कारण हमने बताया हुआ है। जटिल संकुल CuNH3 2+ में क्या कह रहा है, कह रहा है कॉपर टेट्राएमीन, जो आपका टेट्राएमीन कॉपर 2 है, 2 आयन है, इसमें कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या बतानी। सिंपल था, ये 0 होता है, +2 हो जाएगा, तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। कह रहा है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम, आपको हमने बताया हुआ है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम। ठीक है, फिर उसके बाद टेफ्लॉन क्या है वो आपको बताना है। एमिनो अम्ल क्या है ये भी आपको बताया हुआ, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपसे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कह रहा है RCONH2 और यहाँ दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ये भी आपको बताया हुआ है। फिर कह रहा है एल्काइल
एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है, क्यों? क्योंकि एल्काइल अमीन में इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, जो कि एमीन से अधिक क्षारीय हो जाता है। कह रहा परासरण दाब क्या होता है, ये आपको भी पता है कि वह दाब परासरण दाब आपको पता है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला न्यूनतम दाब परासरण दाब है। एंजाइम जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त उच्च अणु भार वाले कार्बन में यौगिक होते हैं। ये जैविक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। कई सारे एंजाइम हमारे पास है, ठीक है। फिर कहता है आदर्श और अनादर्श विलयन, आपको पता ही है। फिर आपको एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट का क्या उपयोग है? क्रायोलाइट गालक का काम करता है जो अगलनीय अशुद्धियों को गलाने का काम करता है, ये आपको पता है। 1 नंबर क्वेश्चन। फिर लॉन्ग में आपसे पूछा है परासरण दाब की परिभाषा बताना है, जरूर पढ़ के जाएंगे। परासरण दाब जो है वो एक अणुसंघ गुण है, ये आपको सिद्ध भी करना है, जरूर करेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर व्यंजक डिराइव करना है, लॉन्ग में 5 नंबर में। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की निष्कर्षण विधि लिखनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाएंगे। फिर क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से क्रिया कराते हैं, बता चुके हैं। कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से होती है, बता चुके हैं। फिर अगला है क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को तेजी से गर्म करते हैं, मेथिल अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं, मेथेनॉल की अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं। ये 2 रिएक्शन आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं वो आप जरूर से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके काम आने वाली हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। चलिए अगला फिर हम देखते हैं, एक और लास्ट है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है 2 नंबर का, कहता है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? कांच अक्रिस्टलीय ठोस है जिसको अपने भार के अंतर्गत बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है जब एन ब्यूटाइल क्लोराइड को केओएच के साथ गर्म करा जाते हैं, एल्कोहलिक केओएच के साथ, तो आपको पता है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण की क्रिया होती है और ब्यूटीन बनती है, 2 ब्यूटीन बनती है। हैलोजन परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है इसलिए उसके बारे में पढ़ते नहीं है। कास्टिक सोडा के 4 ग्राम, ये न्यूमेरिकल है, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। डेटॉल का मुख्य संगठन क्या है? अभी हम आपको जैसे बताया दैनिक जीवन रसायन का वीडियो अभी आपको प्रोवाइड होगा, उसमें मिल जाएगा। झाग प्लवन विधि से अयस्कों को, किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों को, बता चुके हैं पहले भी आपको। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इसके बारे में भी आपको पता है। मेथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है, क्यों? एनिलीन में बेंजीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है जो कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, जबकि मेथिल एमीन में मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है जो कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है। अतः मेथिल एमीन अधिक क्षारीय है, एनिलीन कम क्षारीय है, ये कहानी है। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं? अंतिम 2 कोष खाली होते हैं जिसके कारण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। फिर कहता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया है और उसका अर्धायुकाल निकालना है, तो आपको पता है टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693/K, ये दिया हुआ, ये निकालना है, रख के सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। फिर कहता है लैक्टोज के जलवधन से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? द्विक लवण किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये नोट कर लीजिएगा, इनको आपको जरूर से एग्जाम में पढ़ के जाना है। मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक में अंतर क्या है? अम्ल में अंतर क्या है? उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है क्योंकि उनमें वांडर वाल बल पाए जाते हैं, जिसके कारण उनकी त्रिज्या वांडर वाल त्रिज्या होगी जो कि सामान्य त्रिज्या से बड़ी होती है। संचायक बैटरी क्या होती है? आपको सीसा संचायक सेल के बारे में बताया हुआ है, द्वितीयक बैटरी के बारे में। फिर कह रहा है फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्योंकि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बेंजीन लगा होता है। लिथियम बीसीसी संरचना बन रहा था, अभी सेम क्वेश्चन किया था, 351 पिकोमीटर लेंथ थी। कहता पीएच3 में पीएच3 और NH3 में आबंध कोण किसका बड़ा होता है? तो जाहिर सी बात है समूह में ऊपर से नीचे जाओगे तो आबंध कोण छोटा होता जाता है, ठीक है। NH3 का जो है वो अधिक होगा, पीएच3 का कम होगा। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो आपके पास अभिक्रिया है CH3 CH2, यहाँ लिखते हैं CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस HCl, कर लोगे, ये क्षार है, ये अम्ल है। इसी तरह टर्शीयरी अमीन के HCl से क्रिया है, कर लेना। फिर कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क विधि का सिद्धांत लिखना है 5 नंबर में, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करना है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, दोनों आपको कराए हुए हैं। परासरण और विसरण में क्या अंतर है, ये भी, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक लिखना है, ये भी, दोनों 5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। फिर आपका पूछता है क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होगी। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होगी तो वुड जब क्रिया हो जाएगी एथेन बनेगा,
और अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराएंगे तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनेगा। सिंपल सा है, ठीक है। ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन में, एक एक नंबर के ये थे और नीचे कुछ कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम दिए हैं, वो 5 नंबर के क्वेश्चन में हो जाएगा। फिर पी ब्लॉक से एक क्वेश्चन है, कह रहा है HCl, HBr, HI और HF इन सब में सबसे प्रबल अम्ल कौन, सॉरी सबसे जो आपका प्रबल अपचायक कौन है, तो सबसे प्रबल अपचायक HI होता है, ठीक है। आपको पता है क्योंकि HI आसानी से H+ का त्याग करेगा और H+ का त्याग करेगा तो दूसरे तत्व में आसानी से H+ जुड़ेगा, मतलब दूसरे तत्व को आसानी से हाइड्रोजन देकर अपचयित कर सकता है, तो HI सबसे अच्छा अपचायक होगा। इसके बाद कृत्रिम मद्रक क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा है, उसको भी हम आपको दैनिक जीवन रसायन बताते हैं। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, उनके उदाहरण बताने हैं। जो हमारे शरीर में बनते हैं वो अनावश्यक है, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं वो आवश्यक है। इनके बारे में हमने आपको उदाहरण दिया है, वो आप समझ लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन ये भी है। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं और क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना कैसे करते हैं, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो जितने क्वेश्चन अभी हमने आपको बताए, ये क्वेश्चन आपको 110% पढ़ के जाने ही जाने हैं। ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात हमने कर दी। इतने क्वेश्चन हमने आपको बताया, इसमें से 90% क्वेश्चन आपके जरूर से फंस जाएंगे। इन्हीं में घुमा फिरा के जैसे भी पूछना होगा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो सबसे जरूरी बात, एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे और तभी जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास, ये जो सेशन है उसको यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि आपको जल्द ही मिलने वाला, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करें। कल के एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल एग्जाम को फोड़ के आना है। फिर मिलते हैं, ओके बाय।